भारत। भा यानी ज्ञान का प्रकाश। मतलब भारत जाना जाता है अपने ज्ञान के लिए, अपने आध्यात्मिक प्रभाव और अपने भव्यता के लिए, अपनी शांति प्रियता और अपने वीरता के लिए। कुछ वर्षों के दास्ता के कारण थोड़ी धूल की परत चढ़ी थी, जो अब फिर से निखार कर सामने आ रही है। आज भारत के लोकतंत्र का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, भारत जो लोकतंत्र की जननी है, जहाँ वैदिक काल से ही भारत में लोकतंत्र का कीर्तिमान स्थापित हो चुका था। इसे जानने के लिए हमें उत्तर वैदिक काल में जाना होगा, जहाँ भरत राजवंश, यदु राजवंश और कुरु साम्राज्य मुख्य शक्तियों के रूप में उभरे। वैदिक हिंदू समाज यज्ञ पर आधारित था और यज्ञ सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा था। इस काल की जातीय व्यवस्था कार्य के अनुसार थी, न कि जन्म के अनुसार। शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व एवं अंतर जातीय विवाह प्रचलित था। वस्त्रभूषण स्त्री एवं पुरुषों दोनों को प्रिय थे। जो जिसे हम गेहूं भी कहते हैं, जो मुख्य अनाज था। शाकाहार का प्रचलन था। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध, शुइकर आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। वैदिक काल में गणतंत्रीय व्यवस्था को यहाँ एक सफल और जनवादी शासन पद्धति के रूप में स्वीकारा गया। हमारे गण तथा जनपद प्रारंभ में मातृ सत्तात्मक थे, लेकिन उत्तर वैदिक युग में इनका स्वरूप पुरुष सत्तात्मक होने लगा। लेकिन पुरुषों की प्रधानता के बावजूद वैदिक काल में स्त्रियों का समान अधिकार बना रहा। वे न केवल सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। आक्रमणकारियों के विरुद्ध जब गण के लोग युद्धरत होते थे, तो उसमें स्त्रियां सक्रिय रूप से भाग लेती थी। ऐसा पता चलता है कि वैदिक युग के प्रारंभ में अधिकांश गण या जनपदों में कोई राजा नहीं होता था। गण के सभी व्यक्ति मिलजुल कर शासन का संचालन चलाते थे। इसी प्रकार सही अर्थों में यह गणतंत्रीय व्यवस्था है। ऋग्वेद की एक ऋचा 10:17-6 के अनुसार सभा में बैठने वाले सभी व्यक्ति राजा होते थे, यानी ये सभी मिलजुल कर अपने क्षेत्र का शासन चलाते थे। यहाँ संभव है कि बड़े क्षेत्रों में सभा में बैठने वाले वे राजा स्वयं जनता न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हो। आगे चलकर इसी व्यवस्था की कमियां महसूस होने लगी। तब उन सब राजाओं के बीच से किसी एक को श्रेष्ठतम माना जाने लगा और शेष राजाओं की भूमिका सलाहकारों या मंत्रियों में बदल दी गई हो। इन्हीं श्रेष्ठतम व्यक्तियों को बाद में विभिन्न गणों में या गणपति कहा गया होगा। राज्यविहीन प्रारंभिक जन समुदायों को हमारे यहाँ वैराज्य की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र 6:1-2 के अनुसार वैराज्य कहे जाने वाले कुछ स्थानों पर राजपथ नहीं था और इनके लोग अपना पराया नहीं जानते थे। इन प्रारंभिक जन समूहों में सुखी जीवन की चर्चा अनेक स्थानों पर की गई है। राजा शब्द की उत्पत्ति जनता का रंजन करने वाले के अर्थ से हुई है। तदनुसार राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सदैव जनता के हित के कार्य करेंगे। तब उसे जनता का प्रथम सेवक माना जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के ये शब्द उल्लेखनीय है। यदि मैं जनता से द्रोह करूँ तो मैं अपने जीवन और पुण्य कर्म तथा अपनी संतान सबसे वंचित हो जाऊं। जनता से द्रोह करने वाले ऐसे अनेक राजाओं का उल्लेख प्राचीन भारत में मिलता है। यथा बैन, नहुष, सुदास, यवनी, निमि आदि महाभारत के शांति पर्व में भी राजा के लिए सर्वभूत हितरतः की बात कही गई है। जनसभा के रूप में वैदिक साहित्य में जिस संस्था का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, वह है विदत। इसे विश्व की प्रथम व्यवस्थापिका कहा जा सकता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में विदत इस शब्द का उल्लेख अनेक बार हुआ है। कालांतर में इस शब्द का उल्लेख धीरे धीरे कम होने लगा और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। विदत में पुरोहित तथा कई अन्य पदाधिकारी होते थे, जिनके निर्वाचन के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। इस संस्था में बुजुर्ग व्यक्तियों को विशेष सम्मान प्राप्त था और महिलाएं विदत में सक्रिय भूमिका निभाती थी। विदत युद्ध, वितरण तथा धर्म आदि से संबंधित मामलों में विचार करती थी और निर्णय लेती थी। सभा और समिति विदत के बाद की संस्थाएं हैं। सभा अपेक्षाकृत छोटी संस्था थी और इसमें कुलीन वर्ग के विशिष्ट व्यक्तियों को ही उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। सभा का वर्णन ऋग्वेद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में मिलता है। जब सभा में श्रेष्ठ व्यक्तियों को राजा बना दिया गया, तभी वैदिक भारत का लोकतंत्र गणराज्य प्रधान था, जिसमें राजा जनता के अधिकार और सुझावों का सम्मान करते थे। सभा और समिति व्यवस्था भी महत्वपूर्ण थी, जिसमें लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता था। वैदिक राज्य व्यवस्था में राजतंत्र न होकर गणतंत्र की व्यवस्था थी। कहना चाहिए कि लोकतंत्र की धारणा वैदिक युग की ही देन है। गणतंत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 40 बार और अथर्ववेद में 9 बार किया गया है।
सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में और अथर्ववेद में दोनों में मिलता है। महाभारत में शांति पर्व में भी आम लोगों की एक सभा होती थी, जिसे जन संसद भी कहा जाता था। बौद्ध काल में भी लोकतंत्र प्रचलित था। लिच्छवी, वैशाली, मालक, मदक, कंबोज आदि उस युग की लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण हैं। वैशाली के पहले राजा विशाल को चुनाव के माध्यम से चुना गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणतंत्रों को 2 श्रेणियों में वर्णित किया गया है। पहला आयुध गणराज्य, जिसमें केवल राजा ही निर्णय लेता है, और दूसरा वह गणराज्य है जिसमें सभी लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ऋग्वेद के कुछ लोग जो गाए जाने थे रिपब्लिक असेंबली की शुरुआत में, जो आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। लोगों की भागीदारी द्वारा शासन चलाने को लोकतंत्र माना जाता है। चोल साम्राज्य भी प्रसिद्ध है अपने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए। इसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों की एक सभा होती थी और इसमें अलग अलग चीजों के साथ काम करने वाली विशेष समिति आई थी। सदस्यों के चयन से लेकर आवश्यक योग्यताएं, उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियों का जिक्र है। इसमें उन परिस्थितियों का भी विवरण है जिनमें उन्हें हटाया जा सके। तमिलनाडु में उत्तर मेरू नामक गांव चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में चोल राजा परंतक प्रथम के शासनकाल के कुछ शिलालेख मिले हैं। ग्राम सभा के गठन को लेकर शिलालेख कहता है कि 30 वार्ड होंगे। इन 30 वार्डों में रहने वाले सभी लोग मिलकर ग्राम सभा के लिए एक प्रतिनिधि का चयन करेंगे। इस शिलालेख में गांव के स्वशासन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इतिहासकार इसका लोकतांत्रिक कामकाज के साक्ष्य के रूप में उल्लेख करते हैं। परांतक प्रथम का शासनकाल 907 से 953 ईस्वी तक माना जाता है। ये शिलालेख ग्राम सभा के लिए एक स्थानीय संविधान की तरह है। यह बताता है कि सभा को कैसे चलाना चाहिए, सदस्यों की योग्यता कैसी होनी चाहिए, सदस्यों का चुनाव करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और सदस्य कैसे आयोग होगा। मेगास्थनीज और डायोडोरस सेलुकस के रिकॉर्ड 300 ईसा पूर्व प्राचीन यूनानियों ने विभिन्न राज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उल्लेख किया। भारतीयों की एक सराहनीय प्रथा थी, किसी को भी गुलाम नहीं बनाना, समान स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। वैश्विक गुलामी 150 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। सच्चा लोकतंत्र इसे बाहर रखता है, लेकिन भारत ने कभी गुलामी नहीं अपनाई। विजयनगर साम्राज्य सर्वसम्मति लोकतांत्रिक आधार है, जिसका उदाहरण दक्षिण भारत में विजयनगर है, जहां कृष्णदेवराय के सहभागी शासन, मंडलम, नाडु और स्थल में विभाजन, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन पर जोर दिया गया, जो लोगों के लाभ के लिए एक आदर्श राज्य था। स्वराज्य मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया। उनके अनेक आज्ञापत्र में अष्टप्रधान के लिए कर्तव्य की रूपरेखा दी गई, समान अधिकार सुनिश्चित किए और आगे चलकर शिवाजी महाराज की लोकतांत्रिक विरासत उनके उत्तराधिकारियों के माध्यम से कायम रही। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली विविध संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया भारत का संविधान एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। दोस्तों, भारत का लोकतंत्र का पर्व जिसे हम 26 जनवरी को मनाते हैं, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की जानकारी हर एक के पास होनी चाहिए। इस रिपब्लिक डे तक हर एक भारतीय तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।